नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। ऐसा लग रहा है कि देश के भीतर राज्य सरकारों में कंपटीशन चल रहा हो इस बात का कि कौन बेरोजगारों को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, भाजपा की सरकार है, यहां पर भी बेरोजगार कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो वही बात करें राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में अशोक गहलोत की, वहां पर भी बेरोजगार बहुत ज्यादा खुश नहीं है, परेशान है। रीट भर्ती का मामला आप सभी ने सुना होगा कि किस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर है, बार बार अपनी मांग के लिए आवाज उठा रहा है। पिछले महीनों उत्तर प्रदेश भी जाना पड़ा इसी के चलते, और वहां पर जो बेरोजगारों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं उपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, बार बार बेरोजगारों की आवाज को उठाते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे। इसी के चलते विधानसभा का घेराव किया, 14 सूत्र मांगे रखी, 4 पर सहमति बनी, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी तो साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि फिर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जहां पर जिसकी सरकार है और जो विपक्ष में है उसे बेरोजगारों से प्यार है, और जो सत्ता में है उसे बेरोजगारों से कोई प्यार नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हैं उपेंद्र यादव जी के साथ, और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में आपका। धन्यवाद सर। उपेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 सूत्र मांगे रखी थी वहां पर, तो किन मांगों पर आपकी सहमति बन गई है और किन पर नहीं बनी है? देखो, जो प्रमुख तौर पे जो मांग थी, सीबीआई की जांच हो, मगरमच्छ जेल के अंदर हो और बेनकाब हो कि इन गिरोह को पनाह कौन दे रहा है। पिछले कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है और प्रदेश का बेरोजगार रो रहा है। हालांकि देश की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में भर्तियां बहुत निकाली जाती है क्योंकि संघर्ष हम कर रहे हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्तियां आ रही है। लेकिन पेपर लीक जैसे घटनाएं बेरोजगारों को रुला रही है। ऐसे में सीबीआई की मांग पर अभी भी अड़े हुए, सरकार नहीं मान रही, लेकिन अंतिम क्षण तक हम प्रयास करेंगे, फिर घेराव करेंगे और यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, युवाओं तक, हर घर जाकर और एक अभियान चलाएंगे। लेकिन जो सहमति बनी कि उन्होंने कहा कि हम 2 एग्जाम करवाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार में 2 एग्जाम करवाते तो जिला परिषद के माध्यम से मेरिट बनती थी, जो भर्ती आज भी सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है। तो ऐसे में हमने कहा कि मेरिट राज्य स्तरीय होनी चाहिए, प्रदेश स्तरीय नहीं होनी चाहिए। उसमें उन्होंने सहमति जता दी कि इस आपकी मांग जायज है, हम प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाएंगे। इसके अलावा कंफ्यूजन जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हम 10% एकेडमिक के नंबर जोड़े जाएंगे, तो वो भी नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि रीट कुछ परसेंटेज जोड़े जाएंगे और फिर अलग से शिक्षक भर्ती होगी। इसके अलावा पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार जारी थी। जब लखनऊ आए थे तब भी रखी गई थी, तब भी सहमति बनी थी। अब दोबारा उन्होंने कहा कि जल्द ही पदों का सृजन कर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पंचायती राज जैन 2008 के बाद भर्ती नहीं आई थी, उसमें रूल संशोधन करने थे, तो वार्ता के बाद रात को रूल संशोधन का आदेश, लिखित में आदेश जारी हो गए थे और अब उसकी भर्ती की जी संशोधन होना है तो संबंधित अधिकारी निर्देश दे दिए, वो संशोधन होने के बाद उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। और इसके अलावा अन्य कई मांगों को लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। कई और अन्य मांगे की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सब भर्तियों का जारी हो। सख्त कानून लाया जाए जिसमें सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं था, अब विपक्ष हर कोई इसको आवाज उठाए, क्योंकि सरकार ने ये मांग 17 अक्टूबर को जब मैं आईसीयू में एडमिट हादसे के दौरान सरकार ने घोषणा कर दी थी कि हम गैर जमानती कानून लेके आएंगे। तो वो कानून, अब उसमें संपत्ति जब्त करने के लिए लगातार मैं आवाज उठा रहा था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त भी की जाए और उनकी कम से कम सजा का प्रावधान 20 साल या उम्र कैद की रखी जाए। तो संपत्ति जब्त करने वाली मांग पर वो विचार कर रहे हैं कि उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन जो उम्र कैद की सजा या 20 साल की सजा के लिए हम मांग कर रहे हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि लंबे समय तक वो मामला चलता है तो वो बच जाते हैं, तुरंत उस लो। अपराधियों में डर जरूरी है, बेरोजगारों में अवसाद की स्थिति में बेरोजगार सोच रहे कि मेरी भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी सही ढंग से। तो बेरोजगारों का विश्वास जीतना सरकार के लिए चुनौती है, अन्यथा सरकार चारा जिसके गंभीर परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। उपेंद्र जी, जैसा कि एसओजी को जांच सौंपी गई है, ऐसे में सीबीआई की जो आप मांग कर रहे हैं, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि एसओजी जो जांच कर रही है तो आप लोगों के मन में क्या अंदेशा है? क्या एसओजी उतनी विश्वसनीय नहीं है जितनी सीबीआई है? देखो, एसओजी पर हम इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि जो जेएन डिग्री पेपर लीक, जी सरकार ने भर्ती रद्द कर दी, दोबारा एग्जाम होगी, दोबारा एग्जाम होकर उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई। लाइब्रेरियन की भर्ती का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन भर्ती रद्द कर दी,
दोबारा एग्जाम होगी और उन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग मिल गई। जी आरपीएससी घूस कांड प्रकरण आया इंटरव्यू का, जी तो सदस्य का नाम आया, आरपीएससी सदस्य का, कर्मचारियों का नाम आया, मामला उछला, दबा दिया गया और उनसे 2018 आदेश भर्ती के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिल गई। जी अब मेरा सवाल एसओजी से है कि आज तक पता नहीं चल पाया जैन डिग्री का और लाइब्रेरियन का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ, अधीनस्थ बोर्ड से आउट हुआ, उसका संरक्षणकर्ता कौन था, सरगना कौन था, कौन इसके उनको गिरोह को संरक्षण दे रहा है। एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, उस मामले को दबा दिया। तो आज वो पढ़ते आज तक खुद नहीं पाई, आज तक पता नहीं चल पाया गिरोह कौन है, संरक्षण कौन दे रहा है, पेपर कहां से लीक हुआ, और अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन बीच में ही छोड़ के भाग गया कि उनको लगे कि मैं फंस सकता हूं, जेल जा सकता हूं। तो एसओजी पे कैसे विश्वास कर ले जो पहले के मामलों का आज तक खुलासा नहीं हो पाई, एक बार रद्द हो गई, उसके बाद दोबारा एग्जामों की ज्वाइनिंग हो गई, तो कैसे विश्वास कर ले। हम चाहते हैं कि रीट की सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच होगी तो उनकी वो परतें भी खुलेंगी, एसआई की हो, चाहे जैन डिग्री हो, चाहे ये लाइब्रेरियन हो, चाहे वो आरपीएससी घूसकांड प्रकरण हो, क्योंकि गिरोह कुछ ही है लेकिन गिरोह के तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सरकार उन लोगों को बचाने के लिए सीबीआई को जांच नहीं दे रही, लेकिन हम शपथ ले चुके हैं कि हम जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लगातार संघर्ष करेंगे, और नहीं माने वाले जी युवा सत्ता में लाना भी जानता है और उखाड़ कर फेंकना भी जानता है। बिल्कुल। उपेंद्र जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सीबीआई जांच की आपने बात की कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं डर है, भय है, ऐसे में राजस्थान के भीतर आप ये आवाज उठा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमसे भी ज्यादातर जो दर्शक हैं वो बेरोजगार युवा जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आपको कभी डराने की, धमकाने की प्रयास हुआ, या जिन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं उनको भी पता होगा कि भाई उपेंद्र यादव जो है ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ डराने धमकाने का प्रयास किया गया, धमकी आई, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेरे घर के बाहर कई बार गाड़ियां रात को 11:30 बजे तक वहां मेरी रेकी करते हुए निकली है। मेरे मकान मालिक से भी पूछ के गए, मेरे मकान मालिक ने पूछा कि कुछ लोग पूछ के गए थे। तो ऐसे क्या है कि मुझे खतरा तो है, क्योंकि अब कानून आ रहा है, सख्त गैर जमानती कानून आ रहा है, और ये कानून हमारे संघर्ष के बदौलत आ रहा है, तो उनमें डर है कि उनका उद्योग धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अरबों रुपए कमाते थे, युवाओं को लूटते थे, उनको सपनों को बेचते थे। तो उनको डर लग रहा है उनकी संपत्ति जब्त होने का, उनको डर लग रहा है उनको उद्योग धंधा चौपट होने का, उनको डर ये लग रहा है कि अब सीबीआई की जांच हो गई तो बड़े बड़े लोग जेल में जाएंगे, संपत्ति जब्त होगी, तो उनका भविष्य चौपट हो सकता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अंतिम क्षण तक मैं संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैं मेरे बेरोजगारों को सपनों को बेचने नहीं दूंगा, न उनके भविष्य बर्बाद होने दूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल। उपेंद्र जी, क्या लगता है कि पेपर लीक होते हैं तो क्या बिना नेताओं के, बिना सरकार की सहमति के ऐसा संभव है कि सरकार को पता ही नहीं हो और बाहरी तत्व आकर के पेपर लेकर के चले जाएं? मैंने का उदाहरण दिया, जैन डिग्री का, जी घूसकांड प्रकरण का दिया, ये सारे लोग क्यों बचे हुए आज तक? किसी का संरक्षण है तभी तो बचे हुए हैं। जी सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं कि पता तो चले संरक्षणकर्ता कौन है। तो इन सब चीजों को लोगों तक इनका पर्दाफाश हो, जेल में हो और गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो, बिल्कुल। तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जी। आपकी जिन मांगों को नहीं माना गया है और सरकार ने जिन 4 मांगों पर सहमति जता दी है या आश्वासन दिया है, तो क्या लगता है कि जो आश्वासन है उस सरकार के आश्वासन पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि हम कई राज्यों में भी देखते हैं कि सरकार आश्वस्त कर देती है बेरोजगारों को, फिर कई बार धोखाधड़ी भी कर देती है। ऐसी अगर स्थिति बनती है तो आप क्या करेंगे? देखो, सरकार कोई सी भी हो आश्वासन देती है, कई आश्वासन पूरे होते हैं, कई ऊपर धोखा मिलता है। जी लेकिन उपेंद्र यादव झुकने वाला नहीं है। उपेंद्र यादव खड़ा हो जाता फिर मैदान में, 4 मांगे पूरी होगी, जो नहीं उसके लिए फिर 22 तारीख को आ रहा हूँ। जब हमारा समझौता हुआ था कि हम कानून लेके आएंगे, वो कानून की घोषणा आप देख रहे हो लगातार मुख्यमंत्री जी बोल, बड़ी मांग है वो भी। जब लखनऊ में गए थे, प्रयोगशाला सहायक भर्ती रद्द कर दी थी, उसके लिए सूची जारी हो गई, ग्राम सेवक में पद बढ़ गए, टेक्निकल हेल्पर की जो विज्ञप्ति की मांग कर रहे थे उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई। जो कंप्यूटर भर्ती के लिए मैं गया था एक बार, जो जुलाई 2021 में गए थे, तो उसकी संविदा का विरोध किया था, स्थायी भर्ती निकाल लीजिए, तो वो संविदा से स्थायी भर्ती भी हुई, संविदा स्थायी भर्ती भी हो गई, और उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो गई, और उसकी परीक्षा तिथि का महीना भी जारी हो गया। यानी कि काम हो रहा है। राजस्थान देश का पहला ऐसा संगठन है
जो पूरी ताकत के साथ लड़ता है और उनका काम भी होते हैं, यानी कि 90% काम होते हैं, और फिर भी लड़ रहे हैं। जो काम नहीं होते हैं हर बेरोजगार के लिए रोज लड़ते हैं। अभी जैसे 12 बजे मैं बेरोजगार महासंघ कार्यालय जाऊंगा, वहां युवाओं से मुलाकात करता हूं, उनकी समस्या सुनता हूं और उनके साथ जाकर उनकी समस्याओं का हल कराने की कोशिश करता हूँ। एमएलए और मंत्री के पास जितने लोग नहीं आते उतने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे आते। इतना विश्वास इस संगठन पे है। मैं लगातार, क्योंकि बीजेपी में 5 साल लड़ाई लड़ी, अब कांग्रेस में लड़े, हमारी पार्टी युवा है, किसी नहीं कि कांग्रेस गलत है तो खुला मोर्चा खोलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि गलत होगा उसका विरोध खुला करते हैं, और जहां अच्छा काम करते हैं तो हम धन्यवाद भी देते हैं। जी उपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि हजारों युवाओं का विश्वास है आपके साथ, आपसे मिलने आते हैं कार्यालय में। हमने देखा कि जब चुनाव थे तो कांग्रेस के लोग भी आपसे मिलने आए, आपसे समर्थन मांगा, आपके पास मदद मांगने के लिए आए, आपने समर्थन भी दिया। ऐसे में आपने क्या समझा कि जब समर्थन देने के बाद ये स्थिति बन रही है, हमने आपके फोटोग्राफ भी देखे, बड़े से बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ थे, तो फिर ये आपसी ये एक तरीके से दगेबाजी कहें या धोखा कहें कि कई मांगों पर, तो ये आपको ऐसा क्यों लगा कि ये कर रहे हैं? क्या उनका काम हो गया, आपकी सरकार बन गई, अब तो ठीक है, अब इनसे कोई काम नहीं है? देखो, उस समय जब हमने समर्थन दिया था तो उस समय तत्कालीन जो पीसीसी चीफ सचिन पायलट जी थे, सचिन पायलट जी ने विश्वास दिलाया था कि जो युवा बोर्ड होगा जो बेरोजगारों को दिया जाएगा वो उसकी समस्या का नीति निर्धारण करेगा। पीसीसी चीफ वो रहे नहीं, पीसीसी दूसरे आ गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए। तो ऐसे में अब कल जो 1-2 दिन में सूची जारी हुई है उसमें युवा बोर्ड का अध्यक्ष कांग्रेस के किसी व्यक्ति को बनाया गया। मैंने लिखित में दे दिया था, उपेंद्र यादव को नहीं बनाए, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे किसी साथी को बनाए जो बेरोजगार की पीड़ा तो सुन सके ना। आज मेरे कार्यालय पे, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे सैकड़ों लोग आते हैं, तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय की आवश्यकता ही क्यों है? उपेंद्र यादव की आवश्यकता ही नहीं। आप सिस्टम सुधार दीजिए, आप बेरोजगारों को उनकी समस्या सुनने का फोरम दे दीजिए, युवा बोर्ड दे दीजिए, जिससे बेरोजगार अपनी पीड़ा रखे, अधिकारियों से मंत्रियों को बुलाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करवाए। आज क्या आवश्यकता है बेरोजगार महासंघ की? कोई आवश्यकता नहीं है मेरा मानना है, लेकिन इसके लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, युवाओं की पीड़ाओं को समझना होगा। और हाँ, उन्होंने धोखा तो किया है, कहा था युवा बोर्ड बेरोजगारों को देंगे, लेकिन अपने लोगों को दे दिया। और लेकिन ये जरूर है कि 2023 में युवाओं का बड़ा रोल होगा। इस बार हम बेखाओं में नहीं आने वाले कि समर्थन दे दिया चले गए, क्योंकि उस समय हमने विश्वास किया था और विश्वास का परिणाम हमें मिल चुका है। लेकिन इस बार युवाओं का बड़ा रोल होगा और इस बार युवाओं की ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को हम करवाएंगे। उपेंद्र जी, आप पर कई बार आरोप भी लगाए, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश आप गए थे तो एक तरीके से आपको भाजपा का वो बता दिया था कि वो तो उनकी साइड से है। क्या कहेंगे इन आरोपों को लेकर के? क्या ये केवल एक बदनाम करने की साजिश थी कि भाई अब मांग हम मान नहीं रहे हैं तो चलिए आरोपी लगा दें? कम से कम अगर आप भाजपा का थे तो उस समय चुनाव में फिर आपका समर्थन मांगने क्यों आइए? लोगों ने पोस्ट किया था ना, ट्वीट किया था, उन्होंने बाद में डिलीट कर लिया था। और यदि मैं बीजेपी का होता ना तो वो समर्थन क्यों लेने आए थे, मेरे साथ क्यों बैठे थे, क्यों मुझे बुलाते, क्यों वार्ता करते हैं? और ये तो देखो, सरकार कोई सी भी हो, कोई विरोध बोलेगा तो उनके पास यही चारा रहता है कि आप तो इस पार्टी के हो। लेकिन मेरी पार्टी मेरी युवा है, मेरी ताकत मेरी युवा है, और युवाओं के लिए मैं लड़ता रहता हूँ, कोई भी पार्टी हो। और कभी मुझे कांग्रेस का भी बता दिया जाता, मान लीजिए सीएम ने कोई अच्छा काम कर दिया, मैंने कहा ये तो सीएम साहब ने अच्छा काम किया, जैसे मानो कानून लेके आ रहे, हमारे संघर्ष के बदौलत लेके आए, कानून लेके आए, युवाओं को मानो फायदा हो रहा है, मैंने कह दिया धन्यवाद इसके लिए। तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूँ तो कांग्रेस वाला कहते थे बीजेपी का है। तो ये इनके और भी ऐसे लोग हैं गिरिराज जी, ऐसे भी लोग हैं जो युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे थे, युवाओं के नाम पर पत्र लिख दिया, युवाओं के नाम पर एक दिन प्रदर्शन कर दिया, घर बैठ गए। तो अब उनको खतरा हो गया कि उपेंद्र यादव एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, इसको खत्म कैसे किया जाए। उनकी जो ट्रोल आर्मी वो भी मेरे पीछे लगी रहती है। लेकिन जब मैं प्रदेश के किसी भी जिले में जाता हूँ, सैकड़ों युवा उमड़ते हैं, इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। मेरे पास 3 बड़ी ताकत है, ईमानदारी, सच्चाई और युवा। ये तीनों मेरी ताकत है, और तीनों ताकत है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। न राजनीतिक लोग हरा सकते हैं, न सरकार हरा सकती है। जान दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, सच के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। उपेंद्र जी, अगर आप जो समय दिया है मांगों के लिए अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले जो 22 फरवरी को आप घेराव कर रहे हैं वो किस तरीके से अलग होगा 9 फरवरी के घेराव से? देखो गिरिराज जी, मैं आपको सच बताना ही चाहूंगा, क्योंकि जो घेराव होता है इस समय 9 तारीख को, तो सीबीआई की जांच की मांग वाले अभ्यर्थी जो पीड़ित थे वो अवसाद में हैं। मात्र 7-8 लोगों की पूछे, इसके अलावा अन्य भर्ती वाले थे। जहाँ अन्य भर्ती के लोगों को वहां काम हो गया, वार्ता हो गई, तो अन्य भर्ती के लोग घर चले गए कि हम तो जाएंगे। तो 7-8 लोगों से हम वहां आर पार की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। अब 22 तारीख को पता चलेगा कि हाँ
कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये यूथ आएंगे। क्यों अन्य भर्ती के लोग, मैं जैसे ट्वीट करता हूँ या सोशल मीडिया में डालता हूँ 22 तारीख को घेराव आपको आना है, पब्लिक बहुत आती है, लेकिन वो अन्य भर्तियों के लोग आ जाते हैं। तो अन्य भर्तियों को जिनके काम हो जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन वहां लड़ेगा तो वही ना जिसकी मांग होगी, जो पीड़ित है। यदि सीबीआई की जांच वाले लोग आते हैं तो मैं वहां लट काट के बैठ जाऊंगा, हटूंगा नहीं, चाहे मेरे पे लाठी चले चाहे गोली चले, नहीं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कई बार परिस्थिति होती है कि वहां सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल लड़ाई का ऐलान किया था, 9 तारीख को पीछे क्यों हट गया भाई? पीछे इसलिए हट गया जिनका काम हो गया वो चले गए, लेकिन जिनका नहीं हुआ, वो जो सीबीआई वाले थे वो 5-7 लोग थे। इसलिए हमने दोबारा रणनीति बनाने के लिए, मजबूत से वापस घेराव के लिए रणनीति बनाई है कि अब की बार, क्योंकि अवसाद में थे, पीड़ित थे, वो लोग नहीं आ पाए थे, तो अब की बार उन लोगों को बुलाकर समझाकर कोशिश करेंगे। इसलिए वहां की परिस्थितियां बनती है ना आंदोलन की, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। उपेंद्र जी, जैसा ये कि थोड़ी आपने कि कहा कि अन्य भर्तियों के लोग आए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनको विश्वास है, आप जो आवाज उठाते हैं, लगता है कि एक लीडर है हमारे पास, लगता है कि एक आवाज है हमारे पास, इसीलिए अन्य भर्तियों के लोग वहां पर पहुंचे, जैसा कि आपने कहा। सर दिक्कत तो यहाँ आने लग गई कि मैं कुछ लोगों के काम हो गए, कुछ लोगों को नहीं हुए, कुछ को आसपास मिल गए। लेकिन लोग आज कार्यालय में आते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे, सर आप चाहोगे तो काम हो जाएगा, आप चाहते नहीं हमारा काम हो, आप हाँ कर दी तो कहा आप हाँ ही कर दीजिए। तो मैंने कहा यार मैं सरकार नहीं हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। लोगों की आशाएं बड़ी हो गई, मैं समझता हूँ सब पीड़ित है, दुखी है, मैं चाहता हूँ हर घर में खुशी आए। लेकिन क्या है कि मैं आपको सच बता दूं, सरकारें भी मुझे दुखी है, मुख्यमंत्री जी भी दुखी हो गए। सरकार जब मैं जाता हूँ तो मुझे लिस्ट पकड़ा देते कि देखो आपके 40 काम कर दिए, सबसे ज्यादा काम आपके गए, उपेंद्र यादव काम किया, अन्य राज्य में तना देगी, उपेंद्र यादव को बुलाया जाता, सुनते आप कितने काम कर दिए, फिर आप पीछे पड़े हो सरकार के। और उपेंद्र हकीकत जी, है बहुत काम करवाए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार भी दुखी है और लोग भी दुखी हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जान का भी खतरा रहता है, धमकियां आती हैं। क्या घर वालों ने कभी आपसे ऐसा कुछ जिक्र किया कि भाई तुम क्यों जो दूसरे की आवाज उठा रहे हो, तुम्हें क्या करना है, अपना काम धंधा देखो, ऐसा कभी हुआ? वो तो रोज चिंता करते हैं, जी। तो तब रोज किस कहते हैं कि हमारा जी, क्या होगा, जी, तुम क्यों लड़ रहे हो। वो रोज है ना, तीन तीन रोज जी, मम्मी से जी, यूट्यूब फेसबुक देखते कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा वो फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया पे ध्यान रखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो जी। माँ बाप हर तो टेंशन करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आज संघर्ष या मैं लड़ रहा हूँ, आज मेरे माँ बाप दुखी हो रहे हैं, लेकिन कम से कम लाखों परिवारों के माँ बापों की खुशियां तो आएंगी। यदि किसी के लिए मैं लड़ता हूँ या मेरी जान भी चली जाए, किसी का भला हो जाए, मेरे एक परिवार को नुकसान होगा, लेकिन लाखों परिवारों को फायदा तो होगा ना, किसी के परिवार में खुशियां तो आएगी ना। ये सोच बिल्कुल, के मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। उपेंद्र जी, चलते-चलते बेरोजगार युवाओं से, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, क्योंकि बेरोजगारी पूरे देश में, हर राज्य में है। आप क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारों से? मैं सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आप बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, आरएलडी, बसपा, सब पार्टियों को दिमाग से निकालिए। आप सोचिए कि युवाओं का भविष्य कौन नेता, कौन पार्टी बनाएगी, कौन युवाओं के लिए सोच रहा है, कौन युवाओं का भविष्य बनाएगा, उससे जुड़िए। आप सोच रहे थे कि मेरे पापा जी, मेरे अंकल जी इस पार्टी में, मैं भी उस पार्टी का हूं, दिमाग से निकाल दीजिए। खुद का भविष्य बनाना है तो आगे आना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि सत्ता में लाने का सबसे बड़ा योगदान युवाओं को आता है। अपनी ताकत पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, आप किसी से कम नहीं हो, आप मजबूत हो। इसलिए पार्टीवाद से दूर रहिए और सोचिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ है, अच्छे व्यक्ति को चुनिए और बुरे व्यक्तियों को लात मारिए। क्योंकि अब आपको जागना होगा अपने भविष्य, क्योंकि युवाओं के नाम पे राजनीति की जाती है कि हम इतने लोगों को रोजगार देते हैं, फिर रोजगार देते नहीं है, हम भटकते रहते हैं, फिर जाति पाति धर्म और फिर पार्टीवाद में सब में बढ़ जाते हैं और अपने लोगों को फूट डालकर और अपना भविष्य खत्म कर देते हैं। इसलिए इनसे दूर होकर अपना भविष्य चुनने के लिए अच्छा व्यक्ति चुनो, लड़ो और अपना भविष्य बनाए, किसी के बेखाओं में नहीं आए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजस्थान से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जो कि रीट मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। कई मांगों पर सहमति बनी है, जिन पर नहीं बनी है तो विधानसभा घेराव की बात कही है। और जैसा कि हर राज्य में देखने को मिलता है कि विपक्ष जो है होता है वो बेरोजगारों को प्यारा हो जाता है। विपक्ष को बेरोजगार प्यारे लगते हैं, जब वही सत्ता में हो जाते हैं तो उनसे जो है कहीं ना कहीं दूरी बना लेते हैं, कहीं ना कहीं उनसे एलर्जी होने लगती है। चाहे हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात करें, तो राजस्थान में चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें, आमतौर पर देखने को मिलता है। जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा कि आप पार्टी को दिमाग से निकाल दीजिए, अपने भविष्य को चुनिए।
तो दर्शकों, मुझे दीजिए और साथ ही साथ उपेंद्र जी को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।